अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या रिश्ता है, तथा उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए, तथा उनका इस्तीफा क्यों नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ये प्रथा है, यहाँ पर इस्तीफे होते ही नहीं हैं। आप सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। ये बात 2008 की है। हमारे देश पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। बम्बई हमारे देश की आर्थिक राजधानी में पाकिस्तान से 10 आतंकवादी समुंदर के रास्ते आए थे और बम्बई शहर में उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक कोहराम मचाया था। लेकिन कमांडो कार्रवाई में वो सारे मारे गए थे, एक जिंदा भी पकड़ा गया था जिसका नाम था कसाब। तो उस टाइम जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 3 दिन में 3 बार कपड़े बदले, मेरे ख्याल से तो इसी बात पर उनका इस्तीफा हो गया था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर एक केंद्रीय मंत्री का एप्स्टीन से नाम जुड़ता है। उस एप्स्टीन ने क्या किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जेफरी एप्स्टीन नाम के उस दरिंदे ने जो किया है उसका उससे नाम नहीं जुड़ता, बल्कि वो ये बात मान भी लेता है कि हाँ, मैं उससे अमेरिका में जाकर मिला था, लेकिन मुझे उसके कारनामे नहीं पता थे। जो आदमी ऐसे निहायत गिरे हुए जुर्म में सजा काट के बाहर आ चुका है, उसके बाद हरदीप पुरी साहब उससे मिलते हैं, लेकिन उनको उसके कारनामे नहीं पता होते हैं। और मज़े की बात देखो, जब हरदीप पुरी साहब उससे मिलते हैं, वो मंत्री नहीं थे, लेकिन बाद में उनको इनाम देकर मंत्री भी बना दिया गया। अब जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया था और उसको कितनी सज़ा हुई थी। जेफरी एप्स्टीन ने एक टापू खरीदा, उस टापू पर एक हरम बनाया, जैसे पहले राजा महाराजाओं के हरम होते थे, यानी अय्यासी के अड्डे। उस अय्यासी के अड्डे पर उसने हजारों की संख्या में लड़कियां और औरतें रखी, और उसमें माइनर लड़कियां जिनकी उम्र 10 साल से भी कम थी, उन लड़कियों से, उन औरतों से उसने बलात्कार करवाए। दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजनेता, मंत्री अलग अलग देशों के, उनको वहाँ बुला के वो अय्यासी करवाता था। वो वीडियो वाकई में दिल को दहला देने वाले हैं। जिस ढंग से छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहाँ पे कुकर्म हुए, दुष्कर्म हुए, और ऐसे आदमी को केवल 18 महीने की सज़ा अमेरिका में मिलती है, उस देश में जो अपने आप को सभ्य देश कहता है, सिविलाइज्ड कंट्री कहता है। कारण कारण वो कहते हैं कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसलिए उसको कम सज़ा हुई। और वो 18 महीने भी घटकर बाद में 13 महीने में वो छुट कर आ गया। और उस आदमी से हमारे देश का मंत्री मिलता है, उसको ये पता ही नहीं होता है कि यह आदमी कितना बड़ा एक दरिंदा है, और बाद में उसको मंत्री पद भी मिल जाता है। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अगर यही काम राहुल गांधी ने कर दिया होता तो आज गोदी मीडिया ने इस बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया होता, ये सब आप कल्पना करते रहिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ साथियों, ज़रा मेरी बात पर गौर फरमाना। अगर हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफ़ा मांगा गया, हालांकि विपक्ष ने अभी इसको मुद्दा नहीं बनाया, अगर मुद्दा इसको बनाया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा रवनीत सिंह बिट्टू के केस में हुआ था, ऐसा ही नहीं करेगी? इसको सिखों के अपमान से नहीं जोड़ेगी? जैसे राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त बोला था, तो तुरंत भाजपा ने उसको सिखों के अपमान से जोड़ दिया था। ऐसा ही मामला रवनीत सिंह बिट्टू वाले मामले में भी होने की मुझे संभावना लगती है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ भी नहीं है। दोनों ही चुनाव हारे हुए हैं और दोनों ही केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। बात यह है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये बोला था कि ये आदमी बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाता है। तब सिखिज्म का बड़ा सम्मान किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब तो सिखिज्म के झंडे बुलंद किए थे। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलने से सिखिज्म का अपमान हो जाएगा। इसीलिए हरदीप सिंह पुरी साहब भी मेरे को लगता है सुरक्षित हैं। उनका कोई इस्तीफा मांगेगा तो उसको सीधे सीधे सिखिज्म से जोड़ दिया जाएगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोले तो उसको तुरंत पिछड़ी जाति का अपमान बोल देते हैं, और ये बोल देते हैं कि मैंने
ओबीसी जाति में जन्म लेके कौन सा गुनाह कर दिया जो विपक्ष मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। अब दूसरे जो आदमी हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जिनकी कोई ईमेल लीक हुई है जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन से बात कर रहे हैं, वो आदमी अनिल अंबानी है। यह आदमी भी बड़ा दिलचस्प है। इस आदमी का इतिहास आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस आदमी ने, ये फिल्मों का शौकीन है, एक्टरों के साथ इसकी दोस्ती है, इसकी घरवाली भी एक फिल्म एक्ट्रेस है, और ये कर्जे में डूब गया था एक बार। इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का कोई रिकवरी का मामला था। जैसे अभी राजपाल यादव जेल में गया, ये भी जेल में जाने वाला था। इसका वो कर्जा इसके भाई मुकेश अंबानी ने उतारा था, तब ये जेल जाने से बचा था। तो आप जरा सोचें, जरा कल्पना करें, हमारा आपका अगर कोई 5-7 हज़ार का, 10-20 हज़ार का बैंक का चेक बाउंस का मामला हो, कोई किस्त हम ना भर पाएँ तो हमारा सिविल खराब कर दिया जाता है, हमको जीवन भर बैंक लोन नहीं देते। इस आदमी के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट कर्जे का था जो ये नहीं भर रहा था। उसके बाद भी इसको साथियों नरेंद्र मोदी जी की कृपा से राफेल का जो सौदा होता है उसके अंदर 21,500 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यानी जो हमारे देश में राफेल लड़ाकू जहाज आएंगे उनकी मरम्मत का ठेका दे देती है फ्रांस की कंपनी डसोल्ट। और जब सरकार से ये बात पूछी जाती, सरकार कहती है इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, ये तो डसोल्ट ने इसको ठेका दिया है। अरे भाई, डसोल्ट ने कहाँ से ठेका दे दिया जिस आदमी के पास पूंजी नहीं, ज़मीन नहीं, कम फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ नहीं, उसको कैसे ठेका मिल गया? इसका कोई जवाब नहीं देता है। और इस आदमी को 21,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब इस आदमी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। सारा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये जो सारी बातें हो रही हैं, इन बातों में आपको कुछ रहस्य नज़र आ रहा है? मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आपको डाउट है कि नहीं है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जिस ढंग से हमारे देश में अभी अभी ट्रेड डील की है सरकार ने, और उस ट्रेड डील पर सरकार अपनी पीठ को भी थपथपा रही है। यानी 45,000 करोड़ रुपए का माल अब अमेरिका हमारे देश में भेजेगा। आयात हम कर रहे हैं उससे, और हम उस पर कोई टैरिफ भी नहीं लगा रहे हैं, 0%, और वो हम पे 18% टैरिफ लगा रहा है। और उसको भी हम उपलब्धि मान रहे हैं कि हमने 50 से घटा के 18 कर दिया। ये नहीं बता रहे 3% से बढ़ा के 18 कर दिया, ये बता रहे हैं कि हमने 50 से घटा के 18 पे हम ले आए उस टैरिफ को। तो एक तो हमारे देश में एक नया किसान आंदोलन शुरू होने वाला है, उसकी आहट मैं सुन रहा हूँ, आपको भी सुननी चाहिए। क्योंकि अगर ये हो गया जो कि हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके दरवाजे खोल दिए हैं हमारे देश के लिए। अब अमेरिका से आया हुआ घी, दूध, मक्खन, पनीर हम खाएंगे और हमारे किसान भूखे मरेंगे जो दूध दही जैसे प्रोडक्ट पैदा करते हैं। और हम सनातनी लोग अब मांस खाने वाली गायों का दूध और घी खाएंगे, पिएंगे। अब आप कहेंगे कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहा हूँ, गाय कहीं मांस खाती हैं? जी हाँ, अमेरिका की गाय मांस खाती हैं, खून पीती हैं, उनको चारे में मांस मिला के खिलाया जाता है और उसका दूध हम पिएंगे। और ये सो कॉल्ड हिंदू सरकार हमको वो दूध पिलवाएगी। और 5 साल में हम 45 लाख करोड़ का माल अमेरिका से लेंगे, हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का। और रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया है। आर्म ट्विस्ट इसको कहते, आर्म ट्विस्ट करके अमेरिका ने ये बोला है, उसमें एक कंडीशन लगाई है कि ट्रेड डील भी जब ही होगी, ये टैरिफ भी जब ही कम होगा जब रूस से तेल लेना बंद करोगे। अब रूस से तेल लेकर हमने कितना पैसा बचाया? मैंने तो सुना है रूस से तेल लेकर हमने 1100 करोड़ रुपया बचाया। लेकिन उसका फ़ायदा जनता को कहाँ मिला? उसका फ़ायदा तो एक उद्योगपति को मिला। तेल वो लेता था,
रिफाइनरी में रिफाइंड करके वो दूसरे देशों को भेज देता था। आम जनता को तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, लेकिन किसी का तो फ़ायदा था, वो भी फ़ायदा उसका भी बंद हो गया। अब रूस से तेल बंद, अमेरिका से तेल शुरू, वेनेजुएला से। मुझे लगता है इस सब का एप्स्टीन फाइल से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है, और इस सब के बारे में आपको भी सोचना चाहिए और कमेंट के माध्यम से मेरे को भी बताना। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स भाई।